आज हम लोग हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट 5 इयर्स के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इससे पहले हम लोगों ने साइंस के भी कर लिए हैं, मैथ्स के भी कर लिए हैं, ज्योग्राफी के भी कर लिए हैं, तो ये सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से करके आप उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर से देखना, क्योंकि जो सीबीएसई का पेपर है ना वो नया नहीं बनेगा। सीबीएसई का पेपर हमेशा वही बनता है जो कि लास्ट के 8 से 10 सालों के अंदर पूछेगा। अगर आपने ये पीवाईक्यूज कर लिए तो फिर आपको इसके अलावा कुछ भी और नया करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 80% ऑफ द जो पेपर रहता है वो आप लोगों का ओल्ड पेपर ही रहता है, जो कि पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बस उनकी लैंग्वेज चेंज की जाती है। तो भैया ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। हम लोग आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में अगर आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने हैं तो वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वो भी फुल सिलेबस के ही क्वेश्चन है। तो यहां पे सबसे फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन, मतलब कि बेसिकली डेट्स के बारे में है। तो हमेशा बात याद रखना कि अगर हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मोस्टली आता है डेट के ऊपर कि कब वो स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके बाद में सेकंड आता है कि क्यों वो स्टार्ट हुआ था, और फिर लास्ट के अंदर उसकी एंड डेट क्या थी। ये तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब देखिए इसके अंदर बोला गया है कि विदड्रॉ कब हुआ था, तो विदड्रॉ होने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था। तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको स्टार्ट किया था 5 सितंबर 1920 में इसको स्टार्ट करा गया था। इससे क्या हुआ था कि हमें ना जितनी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके साथ में हम कॉर्पोरेशन नहीं कर रहे थे, वो था इसका पूरा मेन मकसद। और इसको जब हमने विड्रॉ किया था, मतलब इसको बंद किया था, तो इसको जो बंद किया गया था वो किया गया था फरवरी 1922 में। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास में है कि फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी को किसने बनाया था? तो आप लोगों को बता देता हूं कि स्वराज पार्टी बेसिकली फॉर्म हुई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पार्टी फॉर्म हुई थी। अब देखिए जो पार्टी है इसको कब फॉर्म करा गया था, तो इसको फॉर्म करा गया था, इसकी डेट एक बार याद रख लेना। ये भी आ सकता है कि स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई थी, तो इसकी जो डेट थी वो थी 1 जनवरी 1923 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी। और इसके अंदर जो CR दास थे, या ये नोट डाउन कर लो कि जो CR दास थे ये थे प्रेसिडेंट, ठीक है। ये क्या थे? ये थे प्रेसिडेंट थे इस पार्टी के। और उसके साथ में जो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू थे, मैं इनको MN से कर देता हूं, तो जो मोतीलाल नेहरू थे ये यहाँ पर एक तरीके से सेक्रेटरी थे इसकी पार्टी के, ठीक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि द इनफेमस जालियांवाला बाग मास स्केयर टुक्स प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल फेयर। तो अब देखिए आपको मैं इसके बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, देखते हैं कि कौन कौन इसका सही आंसर करता है। तो देखो जालियांवाला बाग मास स्क्वायर कब हुआ था, डेट बताना, 13 को हुआ था या फिर वो 19 को हुआ था। इन दोनों में से क्या डेट है जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जालियांवाला बाग मास स्क्वायर की कौन सी डेट थी। अप्रैल था, 1919 था। जल्दी से बताओ कि इन दोनों में से कौन सी डेट थी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं कि जालियांवाला बाग मास स्क्वायर हुआ क्यों था। तो देखिए हुआ क्या था कि है ना, जो पंजाब है, पंजाब की साइड में एक फेस्टिवल बनाया जाता है, बैसाखी बनाया जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा पार्क था। तो यहां पर क्या हुआ कि लोग इकट्ठा हुए, फेस्टिवल बनाते, तो बहुत सारे लोग आते, तो वही इसी तरीके से बहुत सारे लोग आए, ठीक है। ये इस तरीके से लोग आए और फिर इसके बाद में यहां पर क्या कर रही है, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। उसी के साथ में क्या हो रहा था कि पूरे जो हमारे इंडिया था उसके अंदर अलग अलग मूवमेंट वगैरह हो रहे थे। तो यहां पर इसमें मूवमेंट भी हो रहा था और उसी के साथ में एनुअल फंक्शन, दोनों के दोनों काम हो रहे थे। तो क्या हुआ कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रिटिशर्स को पता लग गया। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनके अंदर जो था एक जनरल डायर था, याद रखना इसका नाम, ये जनरल डायर था। जनरल डायर जो था ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो डाकू, ठीक है। ये क्या था? ये था एक डाकू,
ठीक है, हम इसको याद रखने के लिए डाकू बोल रहे हैं। तो ये डाकू आया और इसने क्या करा है, जब इसको पता लगा कि इतने सारे लोग हैं तो इसने क्या करा कि इनको है ना फोर्स करने के लिए एक तरीके से यहाँ पर एक मैन गेट था, तो ये इस मैन गेट से घुसा और इसने इस मैन गेट को क्लोज कर दिया और बाकी के जितने भी गेट्स थे उन सभी को क्लोज कर दिया। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इनके लोग आ गए, तो जैसे कि लाइन के अंदर इनके लोगों को इस तरीके से खड़ा कर दिया और फिर इसके बाद में इनको ऑर्डर दे दिया गया कि इनको फायर कर दो। तो ऐसे फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि इसमें ना बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जिस वजह से क्या हुआ कि उसके बाद में इंडिया के अंदर बहुत कुछ हुआ था। तो ये था बेसिकली हमारे पास में जालियांवाला बाग मास स्क्वेयर। तो ये किस लिए हुआ था, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे, हमारा क्वेश्चन तो ये था कि किस लिए इकट्ठा हुए थे। तो ये जो लोग थे ये इकट्ठा हुए थे बैसाखी के लिए इकट्ठा हुए थे और जो इसकी डेट है वो है 13 अप्रैल 1919 इसकी डेट है जालियांवाला बाग मास स्क्वेयर की। ठीक है, अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज 1909 में ये जो बुक लिखी गई थी इसका कौन ऑथर है। तो बस एक ही बुक के बारे में जिक्र है। तो इस बुक के जो राइटर थे वो थे हमारे पास में महात्मा गांधी जी, इस बुक के राइटर थे महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो गया। लेकिन आप लोगों को मैं भगत सिंह के बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताता हूं। इनके चाइल्डहुड की स्टोरी है। जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था तो ये उस टाइम पर पैदा हुए थे। तो इनकी एज अप्रोक्सीमेटली 13 या फिर 14 होगी, आप ही की एज के थे। तो उस टाइम के ऊपर क्या हुआ था कि इन्होंने देखा कि बंदूक से ना किसी आदमी को मार दिया गया। तो वहां पर इनके दिमाग में शुरू से आ गया कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन है। तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि गन थी ना उसको है ना जमीन में गाड़ दिया कि इसमें ना जैसे कि पेड़ होता है तो उसके फल लगते हैं। तो इनको भी लगा कि हम अगर गन को जमीन में गाड़ देंगे तो इससे क्या होगा कि गन होंगे, फिर उसके बाद में हम ब्रिटिशर से लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में उस टाइम पर गन नहीं होती थी। तो देखिए इस टाइम पर इतनी सी एज के अंदर इनके अंदर ये था कि मुझे है ना मेरे देश के लिए कर रहे हैं। तो यार इंडिया के लिए ना एक अलग सी फीलिंग आती है जब कभी आप इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। तो टाइम मिले तो एक बार इनके जैसे जो हमारे एक तरीके से सोल्जर्स थे, बहुत ही एक्सीलेंट सोल्जर्स थे जिन्होंने हमें एक तरीके से इंडिपेंडेंस दिलाई थी, उनके बारे में एक बार जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो जब कभी भी एक क्वेश्चन के अंदर आए ट्रू या फिर फॉल्स उसको हाईलाइट कर लेना और फिर उसके बाद में अबाउट सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि सत्याग्रह इज अ नॉट अ फिजिकल फोर्स। तो हाँ भैया ये एकदम से करेक्ट बात है, सत्याग्रह से फिजिकल फोर्स का कोई भी रिलेशन नहीं था, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी का मानना यह था कि अगर हम किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं वो ट्रू है और अगर हम इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हैं वो भी ट्रू है, तो हमें ना फिजिकल फोर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फिर उसके बाद में इट इज द वेपन ऑफ अ वीक, नहीं ये एकदम से गलत बात है। उनका मानना ये था कि सत्याग्रह इज अ वेपन ऑफ स्ट्रांगनेस। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो ये बी वाला ऑप्शन है ये तो हमारा गलत हो गया। और सी वाले ऑप्शन के अंदर कहा गया है कि सत्याग्रही डू नॉट इन्फ्लिक्ट द पेन ऑन द एडवर्सी। तो ये भी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो चुका है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट। अब देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में क्या क्या बातें सही हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यहां पर दिया गया है कि इट, देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये एकदम से गलत है, क्योंकि यहां पर इन्हें गवर्नमेंट के पास में पावर थी कि वो है ना कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसको रोक सकते हैं और उनको प्रिजन के अंदर डाल सकते हैं 2 साल के लिए, उनको कोई भी रीजन नहीं देना उसके लिए। अब इसके बाद में आता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के अंदर कहा गया है कि इट डिड नॉट अलाउ द डिटेंशन ऑफ अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर द 2 years। ये भी गलत है। अगर इसके अंदर डिड नॉट नहीं होता तो ये एकदम से करेक्ट हो जाता। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल फॉर द 2 years। ये एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो चुका है इसके लिए। और उसी के साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो रॉलेट एक्ट था इसकी जो डेट थी वो जब ये स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1919 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। वहीं पर जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1917 में। तो 1917 मतलब सत्याग्रह ओल्डर था, फिर उसके बाद में रॉलेट एक्ट आया था। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आर ट्रू। कि मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के क्या क्या इफेक्ट थे लोगों के ऊपर।
तो सबसे पहला जो इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है वो ये है कि द इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन द 1921 टू 1922। ये एकदम से सही बात है, क्योंकि इस एक्ट के अंडर में क्या हुआ था कि जितने भी हमारे खादी था, खादी क्या होता था कि हम खुद से बनाते, तो खादी के लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, हमने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया, और फॉरेन क्लोथ्स जो थे हमने उनको फायर लगा दिया। तो एक तरीके से हमने क्या करा कि उनको बायकॉट कर दिया था। क्या कर दिया था? बायकॉट कर दिया था। और फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट है वो ये है कि इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स और द फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स। ये एकदम से सही बात है कि जो हमारे मर्चेंट्स वगैरह थे उन्होंने अपना लॉस होने दिया और उन्होंने बोला कि हम इसके लिए ट्रेड नहीं करेंगे, फॉरेन ट्रेड हमें नहीं करना है। और फिर से ये ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल माइल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। और उसी के साथ में जो इंडियन टेक्सटाइल माइल्स थी वो आने लग गई थी, हैंडलूम्स वगैरह स्टार्ट हो गए। तो ये सब इफेक्ट था किसका? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है कि द ट्राइबल पीपल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ड्यू टू विच द मतलब कि कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे ट्राइबल पीपल्स थे कि मतलब आदिवासी लोग थे, उन्होंने क्यों उनके अगेंस्ट में आए। उनको तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था, चाहे से कोई भी सरकार, वो तो जंगल में रहते हैं। लेकिन क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इतने गंदे थे, इतने हरामखोर थे, उन्होंने ना कुछ भी नहीं छोड़ा, हर किसी को उन्होंने परेशान किया। तो इसलिए हर कोई उनसे लड़ना चाहता था। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि द ट्राइबल पीपल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज दियर कैटल्स। उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि फॉरेस्ट के अंदर ये जो आदिवासी लोग हैं ये नहीं जा पाएंगे। तो जब ये नहीं जा पाएंगे तो इनकी कैटल्स वगैरह थी, गाय भैंस बकरी वगैरह, तो ये खाना कहां से खाएंगे। तो ये यहां पर इनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी। फिर इसके बाद में जो अगला है कि द ट्राइबल पीपल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम कलेक्टिंग द फ्यूल वुड्स एंड द फ्रूट्स। और उसी के साथ में उनको ये भी कह दिया गया कि ना तो तुम यहाँ से फ्रूट्स लेकर के जा सकते हो और ना ही तुम यहाँ से जो लकड़ियाँ होती जिनसे कि ये खाना वगैरह बनाते हो वो भी नहीं लेकर के जा सकते। तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगा दी गई थी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल्स वर डिनाइड। और उसी के साथ में जो उनके राइट्स थे उनको भी मना कर दिया गया कि अब से तुम्हारी ये राइट नहीं है। तो इन सभी रीजन की वजह से क्या हुआ था कि जो ट्राइबल पीपल्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक तरीके से रिवोल्ट करने लग गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में डी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट रहने वाला है। तो डी को मार्क कर लेना, मैं डी को लिख भी देता हूं, बहुत बार आप लोगों को दिखता नहीं है। और फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ अ पूर्ण स्वराज और द फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन। मतलब एक तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी प्रेसिडेंसी में पूर्ण स्वराज की डिमांड कब हुई थी। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड जो थी वो हुई थी दिसंबर 1929 के अंदर। इसकी डिमांड स्टार्ट हो गई थी कि हमें ना फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हो अब और नहीं कर पाओगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी 2000% है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। महात्मा गांधी जी की जो फेमस जो सॉल्ट मार्च थी, मतलब डांडी मार्च जो थी, उसी से रिलेटेड है कि फ्रॉम द आश्रम इन साबरमती टू डांडी, जो उनकी फेमस सॉल्ट यात्रा थी वो स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर कितना डिस्टेंस हुआ था। तो बेसिकली आप लोग समझो कि जो सॉल्ट मार्च थी वो क्यों स्टार्ट हुई थी। तो देखो सॉल्ट जो होता है वो चाहे से कोई भी रिच से रिच पीपल देख लो या फिर पुअर से पुअर देख लो, उनके खाने में आपको सॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा और ये बेसिक नीड है। तो इसके ऊपर भी क्या करते थे, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये लेती थी टैक्स। तो गांधी जी को ये बात पसंद नहीं है, उन्होंने बोला कि भाई इसके ऊपर भी क्यों टैक्स देंगे। तो इसके ऊपर टैक्स नहीं देना तो उन्होंने क्या करा कि मैंने इस रूल को तोड़ दूंगा। उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंडर ही इसको स्टार्ट किया था कि हम है ना ये हम इस मूवमेंट के साथ में क्या करेंगे कि सॉल्ट खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि इसमें ये था कि सॉल्ट आप बना नहीं सकते, आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या करा कि समुद्र किनारे गए और वहां से उन्होंने सॉल्ट बना करके इस लॉ को ब्रेक किया था और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंडर था। तो ये
जो डिस्टेंस थी टोटल, ये डिस्टेंस थी हमारे पास में 240 माइल्स की डिस्टेंस थी। तो ये याद रखना 240 माइल्स इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि यहां से स्टार्ट हो जाएंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ज्यूसेपे माजी। तो देखिए ज्यूसेपे माजी जो नाम है ये है एक ग्रीक वर्ड है। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इट फाउंडेड द अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड द यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप जो था उसको नेम वगैरह किया गया था। तो ये कहां पर हुआ था, तो इसके जो प्लेस का नेम था वो था ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इसका प्लेस का नेम था। तो ये याद रखना है कि ब्रेन जो है वो इसके प्लेस का नेम है और इसको फाउंड करा गया था ज्यूसेपे माजी ने। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म। तो देखिए लिबरलिज्म के बारे में क्या क्या बातें सही हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कहा गया है कि एबोलिशन ऑफ ए स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शन, की वहां पर ना स्टेट्स के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आप है ना इस स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रेड कर सकते हो, इस तरीके से वहां पर। तो ये था कि इन सभी चीजों को हटा देना चाहिए, स्टेट रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद में बी ऑप्शन जो है उसके अंदर कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ द मार्केट ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। और वहां पर फ्रीडम होनी चाहिए मार्केट के पास में कि जो अपना गुड्स वगैरह है जो भी उनके पास में है उसको आसानी से वो मूव कर सके, उनकी कैपिटल वगैरह के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको एक और टर्म का पता होना चाहिए, वो होती है सोशलिज्म। ठीक है, देखिए सोशलिज्म के अकॉर्डिंग क्या था, सोशलिज्म में ये होता था कि है ना आपको है ना पूरी पूरी जो भी कैपिटल है, कैपिटल को है ना सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आज इंडिया के अंदर सभी को एक ही पैसे रखने हैं, मतलब कि सभी का एक ही लेवल रहेगा। तो अभी जैसे कि अंबानीज हैं, ठीक है, अंबानीज हैं, अंबानीज के पास में कितनी कैपिटल है, बहुत ज्यादा कैपिटल, मतलब $100 बिलियन, ठीक है, इतना बिलियन डॉलर। तो ये तो बता भी दिए कितने जीरो होंगे इसके बाद में जब आप रुपीस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये कैपिटल क्या है कि सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे लोग कितने हैं भैया, हमारे लोग हैं 120 बिलियन, और सभी के बीच में ऐसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अडानीज हो गया, अंबानीज हो गया, इन सभी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग के पास में, तो सभी के पास में अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। तो ये ही एक सोशलिज्म का एग्जांपल है कि सभी को एक जैसी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है सभी को जब सभी का पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर की कहा गया है कि हु मेड द फेमस रीमार्क। अब देखिए एक तरीके से एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मतलब एक तरीके से फ्रांस जब छींकेगा तो द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड, मतलब कि बचे हुए यूरोप को जुकाम हो जाएगी, इसका मतलब यही है। तो ये स्टेटमेंट जो था वो किसने दिया था, तो ये जो स्टेटमेंट था वो दिया था मेट्रिनिक ने। तो यहां पर मेट्रिनिक इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि द स्टेट्स जर्नल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ अ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द। अब जैसे कि जो स्टेट जर्नल थे उसको इलेक्ट करा गया बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन की तरह, तो उन्होंने किस चीज को रीनेम किया था, उन्होंने रीनेम किया गया था नेशनल असेंबली को। देन फिर इसके बाद में आता हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर की है कि द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन। जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था वो कहां पर हुआ था, तो ये जो हुआ था ये हुआ था फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। ये तो याद रखने वाली ही चीजें हैं। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या सिचुएशन इंडिया के अंदर क्रिएट हुई थी। तो सबसे पहले ऑप्शन के अंदर यहां पे दिया गया कि देयर वाज अ वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेजेस ड्यू टू द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो ये एकदम से सही बात है। आप देखिए जब कभी भी वर्ल्ड वॉर वगैरह जैसी सिचुएशन होती है तो वहां पर क्या होता है कि सोल्जर्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करते हैं कि जो आर्मी है वो विलेजेस के अंदर जाती है और बोलती है कि जितने भी 18+ लोग हैं वो आइए, और उनको है ना एक तरीके से फोर्स्ड अगर नहीं आना चाहता तो भी उनको लेकर के जाते हैं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर एक जो नेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो उसी वजह से क्या हो रहा था कि वहां पर गांव के लोग डर जाते हैं कि आर्मी में जाएगा तो मर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने देश के लिए जो है वो आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ यार मेरे देश के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो डेफिनेटली आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये है, मतलब अगला ऑप्शन के अंदर दिया गया कि कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड। कस्टम जो ड्यूटीज थी वो भी इंक्रीज होगी, एकदम से करेक्ट बात है। और इसी के साथ में इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। तो इनकम टैक्स जो था वो इसी टाइम के ऊपर इंट्रोड्यूस करा गया था कि भैया अगर तुम है ना 100 रुपए कमा रहे हो ना
तो इसमें से ना 90 रुपए सरकार रख लेगी। उस टाइम के ऊपर यही सिचुएशन थी और 10 रुपए तुम्हें मिलेंगे। तो यार ये इस चीज़ का भी बहुत सारे लोगों ने एक तरीके से करा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास में तो कुछ बचा ही नहीं, हमारी सैलरी इतनी, इतना टैक्स रख लेते हो। अभी भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऐसा करती है कि आपकी अगर जितनी ज़्यादा सैलरी होती जाती है उतना ही ज़्यादा आपका टैक्स होता जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 30 लाख प्लस कमाते हैं तो फिर आई थिंक कि आपके मतलब लैख की स्पेलिंग देखो मेरी, ठीक है, 30 लैक्स अगर आप कमाते हैं तो 30 लैक्स के ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% टैक्स देना होता है। और फिर उसके बाद में अगर आप मान लीजिए कि 50 लैक्स से या फिर 1 करोड़ कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली 50% टैक्स देना होता है। मतलब आप 1 करोड़ कमा रहे हो, उसके ऊपर 50 लाख आपको टैक्स देना है, जिसके अंदर कि आप आराम से 1 साल के अंदर एक नई फॉर्च्यूनर ले सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर आपको टैक्स लगा देती है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और फिर इसके बाद में इसीलिए ये सारी सिचुएशन सही है, तो डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर की कहा गया है कि एज पर द सेंसस ऑफ 1920 द मिलियंस ऑफ पीपल्स डाइड ड्यू टू। 1921 के अंदर बहुत सारे लाखों लोग मरे थे। वो क्यों मरे थे? उनके मरने के पीछे एक वजह थी कि जो उस टाइम के ऊपर सिचुएशन थी वो ये थी कि सूखा पड़ गया था, एक तरीके से अनाज नहीं हुआ था, और उसी के साथ में वहाँ पर ना लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा था। तो जब आपको खाने को नहीं मिलता तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? तो इसी वजह से क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर उस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग मरे थे, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मरे थे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में वो रहेगा ए ऑप्शन की एपिडेमिक एंड फेमेनाइज। तो ये इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया, सूखा पड़ गया था, एक तरीके से भूखमरी आ गई थी। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर की कहा गया है, देखो ये वाला क्वेश्चन तो हर किसी को याद ही रहेगा। ये है कि मैनी एक्सपीडिशन सेट ऑफ इन द सर्च ऑफ एल डोराडो द फ्लेबिड सिटी ऑफ। अब देखो ये जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को याद आ जाएगा यार, एल डोराडो, तो आप लोग इसको केजीएफ से बहुत ही आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो केजीएफ के अंदर क्या थी? केजीएफ के अंदर गोल्ड की बात है, तो एल डोराडो का देखते ही गोल्ड का आंसर टिक कर देना। देखो आपने मूवी देखी है, मूवी की बेइज्जती मत कराना एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन तो सही होना ही होना चाहिए। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कहा गया है कि अमेरिकन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैज नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीजेस दैट कम फ्रॉम यूरोप। कि अमेरिकन्स के पास में जो डिजीज थी उनकी इम्यूनिटी ने, मतलब कि ह्यूमिनिटी, आई थिंक ह्यूमिनिटी एकदम से सही वर्ड रहेगा। मैं तो एकदम से कई बार क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, मैं प्रोनाउंस एकदम से सही करता हूँ। एक बार की क्या बात है कि मैं एक वीडियो बना रहा था तो उसके अंदर एंड का प्रोनाउंसिएशन था और मेरे से एंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा था बार बार, तो देखो ऐसी हो जाती है। तो इसी के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। ऐसा कौन सा था जिससे कि बहुत ज़्यादा डेडली किलर था? तो वो यहाँ पर था स्मॉल पॉक्स, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर कोविड-19 आया था, कोविड-19 के पास में किसी के पास में इम्यूनिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जो चाइना वाले हैं उनके पास में है, इंडिया वालों के पास में नहीं, यूएसए वाले हैं उनके पास में है, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी के पास में भी इम्यूनिटी नहीं थी क्योंकि वो एक नई तरीके की डिजीज थी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कहा गया कि विच कंट्री पासेस द कॉर्न लॉज टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ अ कॉर्न। किसने कॉर्न लॉज को लगाया? तो ये यहाँ पर कंट्री जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास में ग्रेट ब्रिटेन ने इसके ऊपर लगाया था कि भैया जो है तो मैं ना बाहर से ना कॉर्न नहीं मंगा सकते हो। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कहा गया है कि डिमांड फॉर लीड्स टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल्स टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो लोगों का माइग्रेशन क्यों होने लग गया था? तो ये माइग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हुआ था, वो हुआ था लेबर की वजह से। वहां पर जो लेबर थी वो काफी ज्यादा चीप अवेलेबल थी, इसलिए वहां पर माइग्रेशन लोगों का होने लग गया था। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 24, जिसके अंदर की कहा गया है कि द यूएसए आल्सो बिकम एन कॉलोनियल पावर इन लेट 1890 by the taking over the some colonies earlier held by। किसके द्वारा था? मतलब कि सबसे पहले किसके पास में थी वो कॉलोनीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास में स्पेन। इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा कि जो यूएसए था वो कॉलोनियल पावर जब ही बना था लेट 1890s के अंदर, जब उसने कॉलोनीज ली थी जो कि अर्लियर थी हमारे पास में स्पेन में। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कहा गया है कि द लॉस ऑफ डिस्ट्रॉय
एक्सप्लॉइट द अफ्रीकन लिवलीहुड्स। जो आप देखेंगे कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर इनफैक्ट कि आप लोगों को ऐसा दिखता होगा कि वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट वहाँ पर है ना बहुत दूर दूर तक पानी अवेलेबल नहीं है, अच्छा पानी पीने को नहीं है, नहाने को नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर आप सोच सकते हो कि हमें ना हर एक चीज़ की इतनी बेस्ट एक्सीलेंट फैसिलिटी है जो कि काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। तो आपको हमेशा अपने गॉड को थैंक्स करना चाहिए कि थैंक यू भगवान जी, आपने ना हमें ना इतनी अच्छी लाइफ दी है कि हम ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं। इनफैक्ट कि आपको ये जान करके अचंभा हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आप शॉक हो जाओगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 से 20% लोग ही होते हैं जो कि है ना बिना खाना खाए रहते हैं, उनको है ना पेट भर खाना भी नहीं मिलता। आप सोच सकते हो कि आपको एक दिन खाना ना मिले तो क्या होगा। ऐसा 10 से 20% लोगों के साथ में होता है हर दिन। तो देखिए यहाँ पर ये किस लिए हुआ था, तो ये हुआ था बेसिकली द लॉस ऑफ कैटल के लॉस की वजह से जो अफ्रीकन्स थे उनका लिवलीहुड डिस्टर्ब हो गया था। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 26, जिसके अंदर की कहा गया है कि द मेन डेस्टिनेशन ऑफ अ इंडियन इंट्रोड्यूटेड माइग्रेंट्स वर द, मतलब कि जो मेन डेस्टिनेशन था वो कहाँ पर था, कि जो इंडियन के जो माइग्रेंट्स थे वो कहाँ गए थे। तो इंडियन के जो माइग्रेंट्स थे वो जा रहे थे कैरेबियन आइलैंड की तरफ जा रहे थे, फिजी की तरफ जा रहे थे, माल्टियस की तरफ जा रहे थे। तो ये तीनों की तीनों जगह पर जा रहे थे, तो इसीलिए इसके लिए डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कहा गया है कि माइग्रेंट फ्रॉम, मतलब कि कहाँ से गए थे, मतलब एक तरीके से आपसे प्लेस का नाम पूछा गया टू केओन एंड माल्यान। तो यहाँ पर जो बेसिकली माइग्रेंट्स थे इंडिया से जो जा रहे थे वो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहे थे या फिर आप जहाँ से जा रहे थे वो था तमिलनाडु। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर कहा गया है कि इंडियंस नेशनलिटी लीडर्स बिगिंस अपोजिंग द सिस्टम ऑफ अ इंट्रोड्यूटेड लेबर माइग्रेशन एज एन अब्यूसिव एंड क्रूल, इट वॉज एबोलिश्ड इन। कि इंडिया के अंदर जो नेशनलिस्ट वगैरह थे वो एक साथ आए और उन्होंने बोला कि ये सब जो आप माइग्रेशन कर रहे हो ये एकदम से गलत है। तो ये कब हुआ था, तो ये जो स्टार्ट हुआ था 1921 के अंदर, उन्होंने यहाँ पर इसको एबोलिश करा गया था, इंडिया के अंदर इसको लीगल करा गया था। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर कहा गया है कि द अर्लीस्ट काइंड ऑफ अ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन, किसके अंदर डेवलप हुई थी। तीन जो कंट्रीज है उनका नाम है, एक है जापान है और कोरिया है। तो इसी के साथ में जो यहाँ पर आता है ये तीन कंट्रीज थी, इनके अंदर इंडिया का नाम नहीं आएगा, तो इंडिया का नाम टिक मत कर देना। इसके साथ में जो आएगा वो आएगा चाइना। चाइना के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास में वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि रहेगा हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि मर्चेंट यूज द प्रिंट इन एवरीडेज लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। जो भी उनके पास में ट्रेड इंफॉर्मेशन थी उसको है ना वो प्रिंटिंग के थ्रू वहां पर एक तरीके से यूज करते थे। और फिर इसके बाद में आता है कि द इंपीरियल स्टेट्स इन चाइना वाज वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब कि जो इंपीरियल स्टेट्स थे वो चाइना में काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम्स थे जो कि मेजर प्रोड्यूसर थे प्रिंटेड मटेरियल के। तो ये भी एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो दोनों ही एकदम से सही हैं, तो इसीलिए इसका बी और सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि दोनों आंसर ही सही हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 31 जो कि हमारे पास में है चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ अ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की चाइना के पास में बहुत पहले से टेक्निक थी। तो उसी के साथ में यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्क पोलो थे ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम, मतलब कि मार्क पोलो वहां पर गए और इस टेक्नोलॉजी को सीखा और आकर के अपने जो कंट्री थी उसमें बताया। तो ये कौन सी कंट्री को बताया था, तो इन्होंने जो जिस कंट्री को बताया था उसका नाम था इटली। और फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर 32 के अंदर कहा गया कि वेलम वॉज अ पैरामेंट मेड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब कि कौन से एनिमल से वो मेड होता, किस चीज से बनता था। तो यहाँ पर जिसके पास में आपके पास में ऑप्शन रहेगा वो रहेगा वेलम। आप इसको याद रख सकते हो वेलम। वेलम एक तरीके से स्किन का नाम ही हो सकता है, तो इसीलिए स्किन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर कि आप द एंड जरूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे पता लग जाएगा कि आपने पूरी वीडियो को देखा है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ज्योग्राफी का भी फुल रिवीजन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।